बैंकिंग चैप्टर एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो आपके बुक में नहीं था, बट आप लोगों को अलग से एक पीडीएफ मिला और बोला गया ये आएगा एग्जाम में। लेकिन ये चैप्टर देखा जाए तो बैंकिंग से काम नहीं कर रहा। ये चैप्टर बात करता है आपका हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, मतलब एक तरीके से आप क्लाइंट को कैसे अप्रोच करोगे, कम्युनिकेशन स्किल कैसा होगा, उन सब के बारे में ये चैप्टर ज़्यादा बात की है। बैंकिंग के बारे में चैप्टर कोई बात नहीं करता, बट फिर भी ठीक है, बोला गया तो हम पढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जब बात करते हैं तो इसको कई एक यूनिट में तोड़ा आपके उस पीडीएफ के हिसाब से। यूनिट 1 जिसमें बात करता है कम्युनिकेशन स्किल का, तो स्टार्टिंग में होता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग क्या होगा। तो एग्जाम में मेरे को लगता है ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिसनिंग का इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो ये तुमको बिल्ड करता है ट्रस्ट, ये तुमको हेल्प करता है ट्रस्ट बिल्डअप में, ये तुमको हेल्प करता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने और सॉल्व करने में, ये तुमको हेल्प करता है डिसीजन लेने में और बेटर कोऑर्डिनेशन करने में, और तुम्हारा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ाता है। तो यानी लिसनिंग के इंपॉर्टेंस में क्या 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 लिख सकते हो, ट्रस्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन, एफिशिएंसी इंक्रीज एंड इफेक्टिवनेस इंक्रीज। सेकंड क्वेश्चन जो मेरे को लगता है ज्यादा पूछने का चांस है वो है स्टेप्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक अच्छा लिसनिंग का स्टेप्स क्या होना चाहिए। सबसे पहले तुमको कांटेक्ट करना पड़ेगा पार्टिसिपेंट्स के साथ, आई कांटेक्ट या ओपन पोस्चर होना चाहिए, मतलब तुम खुला मन से बात करो। नॉन वर्बल रिस्पॉन्स, मतलब बार बार उनको ये मत बोलो कि आपको समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना में आंसर करें, उनको बोलो हाथ उठाइए अगर नहीं समझ में आया तो। नॉन वर्बल ज्यादा रिस्पॉन्स करो। तो तुम्हारा जो भी पार्टिसिपेंट है जिनके साथ तुम बातचीत कर रहे हो उनके साथ तुमको कांटेक्ट करना जरूरी है। कांटेक्ट के बाद सेकंड पॉइंट है एब्जॉर्ब करना। डोंट जज और इवेलुएट टू टेक ऑल द एस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन। किसी को जज या इवेलुएट मत करो, सारी बातों को ध्यान पे दो। तुम अपने हिसाब से तुम एक बात सोच कर आए थे, उस हिसाब से सबको जजमेंट मत दो, वो अच्छा ये गलत है ये सही है। सब बातों को ओपन माइंड के साथ एक्सेप्ट करो। थर्ड स्टेप है रिफ्लेक्टिव फीडबैक, मतलब गिविंग प्रॉपर फीडबैक ऑन व्हाट यू हैव हर्ड एंड व्हाई द क्लेम और पॉइंट इज वैलिड। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे तो आप उसको ठीक से सुनो, उसको प्रॉपर फीडबैक दो कि आपका क्लेम जो आप बोल रहे हो क्यों वैलिड है, मतलब आप जो बात बोल रहे हो वो रीजन के साथ बताओ क्यों वैलिड है। और तीसरा पॉइंट बोला कंफर्म करना, टाइम टू टाइम कंफर्म करते रहो कि सामने वाला प्रॉपरली उसको सुना है और समझा है कि नहीं। तो पहला स्टेप उनके साथ कांटेक्ट करो, आई कांटेक्ट, ओपन पोस्चर कांटेक्ट, ये सब। एब्जॉर्ब करो, मतलब सारा बात खुद मत जज करो, उनका भी बात समझो और उनसे भी ओपन माइंड के साथ बात पूछो। अब रिफ्लेक्ट करो फीडबैक कि जो भी बात उनको समझ में आया या वो जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उनको प्रॉपरली सुनो और बताओ क्यों तुम्हारा पॉइंट वैलिड है विद रीजन। और आखिरी में कंफर्म करो कि तुम जो समझा रहे हो उनको समझ में आया कि नहीं, वो सुने कि नहीं। ये वाला टॉपिक हम नोट में दिया जरूर है, बट आई डोंट थिंक इससे कुछ पूछने वाला है, क्योंकि राइटिंग स्किल में क्या क्या आता है। ऊपर हम लोग पढ़े कम्युनिकेशन स्किल का वर्बल, अब बोल रहे हैं राइटिंग स्किल में क्या क्या आता है। तो देखो ये सब ज्ञान हमको लगता नहीं है एग्जाम में देने वाला है। सेंटेंस, फ्रेजेस एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के अलग अलग पार्ट, स्पीच क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है। मेरे को नहीं लगता ये पार्ट आपको एग्जाम में पूछने वाला, क्योंकि ये पूरा ग्रामर है। फिर भी सुन लो, हम आपके बुक के हिसाब से कंटेंट को एक समरी में बना दिए। सेंटेंस को कितना पार्ट में तोड़ा है, 3 पार्ट, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसको बोलते हैं, एक इंडिपेंडेंट लाइन है जो खुद उसी में एक सब्जेक्ट और उसी में एक वर्ब है, मतलब एक इंडिपेंडेंट लाइन है। आई विल गो टू स्कूल टुमारो, खत्म बात। कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि एंड के साथ 2 बात को जोड़ता है, आई विल गो टू स्कूल एंड आई विल ऑल्सो ब्रिंग योर बुक। उस टाइप का सेंटेंस को बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज कंबाइंड विथ 1 डिपेंडेंट क्लॉज। आई विल गो टू स्कूल, आई विल ब्रिंग योर बुक इफ आई गो टू स्कूल। तो ये तुम्हारा 3 पॉइंट हुआ। हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें वापस। तो एग्जाम में मेरे को नहीं लगता ये पार्ट आने वाला है कि राइटिंग स्किल समझाओ। फिर भी अगर आपको बोले सेंटेंस क्या होता है बता सकते हो। फ्रेजेस किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट वर्क टुगेदर, बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक साथ काम करते हैं। फ्रेजेस का टाइप लिखा है आपके बुक में, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, वर्बल फ्रेज, एब्सोल्यूट फ्रेज।
मेरे को नहीं लगता ये सब पूछने वाला है, बट ठीक है, नाम याद कर सकते हो अगर करना चाहो तो। सेंटेंस कितने टाइम के होते हैं? तो डिक्लेरेटिव, कोई बात को डिक्लेयर करना, जैसे अगर हम बोलते हैं यू आर पास इन द एग्जाम, ये मेरा एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव, कुछ पूछने वाला, क्वेश्चन पूछने जैसा, विल यू कम टुमारो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब ओ वाओ व्हाट अ वेल डन, या ओ वाओ व्हाट अ गुड जॉब, जहां पे एक्सक्लेमेशन लगे, कुछ आश्चर्य जैसा या कॉन्फिडेंट जैसा कुछ बात। इंपेरेटिव, यानी दो सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला बात। तो ये आपका 4 टाइप का सेंटेंस बोला है। पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है? कंप्लीट सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लिकेट प्रेडिकेट, नाम ही याद करना और कुछ नहीं करना है। स्पीच कितना टाइप का होता है? वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटीग्रेशन। और पैराग्राफ तो आप जानते हो। तो मेरे को नहीं लगता है इस पार्ट से आपको कुछ पूछने वाला है, क्योंकि ये बैंकिंग से कोई कनेक्टेड नहीं है। हालांकि चैप्टर ही बैंकिंग से कनेक्टेड नहीं है, बट लेट इट बी। तो आपका, मेरे को लगता है इस पार्ट में से पूछने लायक यही 2 क्वेश्चन है कि एक्टिव लिसनिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तुम बैंक में जो काम करते हो तो तुमको कस्टमर से बातचीत करना आना पड़ता है। स्टेप्स ऑफ लिसनिंग क्या है, मेरे को लगता है ये 2 पार्ट पूछेगा। राइटिंग स्किल आपसे नहीं पूछेगा, हम फिर भी नोट्स में बता दिया है क्या है। अब आता है एग्जाम में वो पार्ट जहां से क्वेश्चन पूछना चाहिए। यहां पे बोला है सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है। सेल्फ मोटिवेशन मतलब सेल्फ ड्राइविंग टू एंगेज इन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, खुद को खुद ही मोटिवेट करना, खुद को खुद ही ड्राइव करना, फोर्स करना, कोई ऐसा चीज में एंगेज होने में जो आपका गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को डेवलप करे। सेल्फ मोटिवेशन क्यों जरूरी है, इसका रीजन, ये तुम्हारा एनर्जी बढ़ाता है, ये तुमको गोल के प्रति डायरेक्ट करता है, ये तुमको हेल्प करता है रिजल्ट अचीव करने में, और ये तुम्हारा लर्निंग स्ट्रेटेजीज को बिल्डअप करता है। मोटिवेशन कहाँ से आता है? कई बार म्यूजिक से, कई बार बुक्स पढ़ के, कई बार कोई एक्टिविटी करके, कई बार थिंकिंग एंड डिस्कशन करके, कई बार लिविंग इन प्रेजेंट, मतलब आज के बारे में केवल सोचने से, कई बार बड़ा सपना देखने से। तो अलग अलग वे में अलग अलग लोगों को मोटिवेशन आता है। तो मोटिवेशन का जरूरत क्यों है और मोटिवेशन कहाँ से आता है? अब आता है ये क्वेश्चन जो मेरे को लगता है एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये एक मैनेजर के क्वालिटी में होना जरूरी है। अगर तुम बैंक में जॉब करते हो, बैंक मैनेजर हो, तो तुम्हारे क्वालिटी में ये होना जरूरी है। ट्रेड्स बोल के एक वर्ड है, ट्रेड्स मतलब तुम्हारा क्वालिटी। तो पर्सनैलिटी टाइप, ट्रेड्स एंड डिसऑर्डर, एक कितनी पर्सनैलिटी के टाइप्स होते हैं, कितने अलग अलग टाइप के पर्सनैलिटी के लोग हैं दुनिया में, क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए और क्या क्या डिसऑर्डर। सर आप और एक बार रिपीट करें कि मेरा पूरा नेटवर्क कट गया। कौन सा वाला? तो यहाँ पे पर्सनालिटी टाइप्स में एक क्वेश्चन पूछेगा, ट्रेड्स का एक क्वेश्चन पूछेगा, एंड डिसऑर्डर का एक क्वेश्चन पूछेगा। मतलब पर्सनालिटी में क्या क्या गलत बातें भी हो सकती है। तो पहला पर्सनालिटी बोला एक्स्ट्रावर्जन या एक्स्ट्रावेरिज्म। एक्स्ट्रावेरिज्म मतलब ग्रेसियस या असर्टिव टाइप का बिहेवियर, मतलब हम दूसरों के ऊपर अपना बिहेवियर थोपने वाला कोशिश करते हैं, वैसा पर्सनालिटी। जैसे हम बोल दिए यही करना है तो यही करना पड़ेगा। इसका ऑपोजिट क्या हुआ? रिजर्व या टिमिड या क्वाइट। एग्री 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 बिजनेस, एग्री बिजनेस, एग्री बिजनेस का मतलब कोऑपरेटिव करना या बहुत वार्मली मिलना किसी से, या हर बात पे एग्री हो जाना। उसका उल्टा क्या होगा? कोल्ड बिहेवियर या डिसएग्रीएबल या एंटागोनिस्ट, मतलब किसी का बात पे एग्री नहीं करना। कंसिस्टेंस मतलब हार्ड वर्किंग है और ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है अपने काम में, डिपेंडेबल है, भरोसा कर सकते हैं उसके ऊपर। उल्टा क्या होगा? लेजी, डिसऑर्गेनाइज्ड या अनरिलायबल। इमोशनल स्टेबिलिटी, बहुत काम है, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट है, बहुत कूल है। उल्टा क्या होगा? बहुत इनसिक्योर है, बहुत एंग्जियस है, मतलब बहुत ज्यादा घबरा जाता है, बहुत ज्यादा डिप्रेस रहता है, डर जाता है। तो ये सारे भी एक्स्ट्रावेरिज्म, एग्रीबाइसनेस, कंसिस्टेंसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, ये 4 टाइप का एक आदमी का पर्सनालिटी हो सकता है। अब नेक्स्ट पार्ट है पर्सनालिटी में डिसऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो कॉमन डिसऑर्डर इन पर्सनालिटी, पैरानॉइड। पैरानॉइड मतलब बहुत ज्यादा नर्वस या वरीड रहना, यानी ये सब नेगेटिव पर्सनालिटी का बात कर रहे हैं।
एंटी सोशल, जो दूसरों के राइट्स को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, गुंडागर्दी वाला। सेजाइज्ड मतलब लैक ऑफ सोशल इंटरेस्ट, ज्यादा मिलने बिटने बातचीत करने में बिलीव नहीं करता। बॉर्डर लाइन वेराइंग मूड, बॉर्डर लाइन मतलब बहुत ज्यादा मूड बदलता रहता है, मूड फ्लक्चुएटिंग है। नॉर्सिस्टिक लैक ऑफ एम्पैथी मतलब दूसरों के लिए सिंपैथी या एम्पैथी नहीं होना। अवॉइडेंट मतलब हर बात को अवॉइड करने की कोशिश करना। डिपेंडेंट ऑन अदर, ऐसा पर्सनैलिटी जो दूसरों पे डिपेंडेंट हो रहा है, कोई मदद करे तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऑब्सेसिव बहुत एक्सट्रीम होना किसी चीज के बारे में, मतलब वो गलत हुआ तो एकदम भड़क जाना बुरी तरीके से, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव या एक्सट्रीम होना। तो पैरानॉइड, एंटी सोशल, सीज्ड, बॉर्डर लाइन, नॉर्सिस्टिक, अवॉइडेंट, डिपेंडेंट ऑन अदर, ऑब्सेसिव। ये क्यों पढ़ना है सर एग्जाम में? क्योंकि एक मैनेजर को, बैंक मैनेजर को ये सब नहीं होना चाहिए। तो बैंक मैनेजर का पर्सनालिटी में क्या क्या नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए ये पूछ सकते हैं। तो देखो इसका कितना पार्ट कंप्लीट हो गया तुम्हारे बुक के हिसाब से। अगर हम जाएं तो पार्ट 1 था तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल यानी राइटिंग और वर्बल का बात, पार्ट 2 था मोटिवेशन का बात, पार्ट 3 था तुम्हारा पर्सनैलिटी का, पार्ट 4 आता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब तुम लोग भी जानते हो एक्सेल। अब यहाँ पे हमको लगता है तुम्हारे बैंकिंग में ऑब्जेक्टिव आएगा क्या? क्या बोला गया आप लोग को? ऑब्जेक्टिव आता है सर। हाँ, तो इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव आने का बहुत चांस है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा जो कंप्यूटर में तुम नॉर्मल शॉर्टकट की यूज करते हो वो है। तो हम यहाँ पे देखो कंटेंट वैसा ही बना के दिए कि तुम जो शॉर्टकट की यूज करते हो उसके बारे में लिखा है यहाँ पे, केवल क्या क्लिक करने से क्या क्या काम हो सकता है। तो देखो पहले बोला स्प्रेडशीट होता क्या है, वो एक्सेल शीट जो तुम खोलते हो, MS एक्सेल जिसको बोलते हो। तो ये तुम्हारे को क्या काम आता है? इजी कैलकुलेशन फीचर्स होते हैं इसमें, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को इजीली स्टोर कर सकते हो। एक कंप्यूटर में अगर काम किए एक्सेल में, उसको दूसरे कंप्यूटर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली कर सकते हो। पिक्टोरियल एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बना सकते हो, बार डायग्राम, पाई चार्ट, वो सब बना सकते हो। इसमें फॉर्मूला सेल होता है जिसमें तुम कोई भी चीज का एक जगह फॉर्मूला डाल दो, सब में अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। अब एक एक करके हम वो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट बोल रहे हैं। स्प्रेडशीट खोलोगे कैसे? स्टार्ट में जाके ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करो, MS ऑफिस में जाओगे, वहां पे स्प्रेडशीट बोल के ऑप्शन होगा। तो स्प्रेडशीट खोलने का तरीका बताया, स्टार्ट में जाके, ऑल प्रोग्राम में जाके, ऑफिस में जाके स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में एक्सेल में होता क्या क्या है? टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होता है जिसमें तुमको फाइल, एडिट ये सब का ऑप्शन मिलता है। स्टैंडर्ड बार होता है जहां पे कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मिलता है, और फॉर्मेटिंग बार होता है जहां पे तुमको फॉन्ट, कलर ये सब चेंज करने का मौका मिलता है, और आखिरी होता है फॉर्मूला बार। तो टाइटल बार मतलब नाम देना ना, एक्सेल का कोई नाम दोगे तो वहां पे टाइटल बार में नाम दिखाएगा। मेन्यू बार में तुमको फाइल, एडिट ये सब का ऑप्शन देगा। स्टैंडर्ड बार में कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन देगा, और फॉर्मेटिंग बार में तुमको फॉन्ट, कलर, साइज वो सब चेंज करने का मौका देगा। फॉर्मूला बार में फॉर्मूला डालने का मौका देगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछता है, नया स्प्रेडशीट कैसे खोलोगे? जब तुम एक स्प्रेडशीट ऑलरेडी खोल रखे हो, एक एक्सेल ऑलरेडी खोल रखे हो, उसी में तुमको एक और नया एक्सेल शीट खोलना है, तो फाइल में जाके, न्यू में जाके, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+N। देखो N से न्यू होता है। अब तुमको एक बढ़िया शॉर्टकट दे देते हैं याद करने का, सब में देखो हम कंट्रोल 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 ही लिखा है। तो अब न्यू के लिए N चाहिए तो Ctrl+N। सेव कैसे करते हो एक फाइल को? Ctrl+S, क्योंकि सेव में S होता है देखो, तो Ctrl+S। ओपन कैसे करते हो कोई सेव्ड फाइल को, जो पहले से सेव्ड है उसको दोबारा खोलना है, तो Ctrl+O से ओपन होता है, इसलिए Ctrl+O। पूरे अगर एक एक्सेल शीट खोल के रखे हो, पूरे को एक साथ कॉपी करना हो तो क्या करोगे? सेलेक्ट करना हो, सॉरी, पूरे को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो Ctrl+A टिपोगे। ए मतलब ऑल होता है, इसीलिए ए है, तो Ctrl+A टिपोगे। अब जो कॉपी करना है तो Ctrl+C कर लो, उसको कट करना है तो Ctrl+X कर लो।
कहीं पे अगर जाके पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी। बाय डिफॉल्ट कितना वर्कशीट खुला हुआ रहता है एक एक्सेल में? जब एक एक्सेल ओपन करते हो नीचे कितनी वर्कशीट्स खुली रहती है? एनी आइडिया? 3। वेरी गुड, 3 वर्कशीट खुली रहती है। और तुमको और खोलना हो तो उसी बार पे राइट क्लिक करके अगर ऐड न्यू वर्कशीट करोगे तो ऐड हो जाएगा। तो 3 बाय डिफॉल्ट खुला रहता है, ये भी तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अगर हमको डेटा को फिल्टर करना हो, डेटा को फिल्टर करना मतलब एक एक्सेल में 500 स्टूडेंट का मार्क्स भरा हुआ है, हम चाहते हैं कि टॉपर से लेके नीचे तक जाए, मतलब सबसे पहले मार्क्स दिखाए टॉपर स्टूडेंट का, उसके बाद सेकंड का, उसके बाद थर्ड का। तो फिर हमको उसको बोलते हैं फिल्टर करना। तो डेटा में जाके फिल्टर ऑप्शन में जाके ऑटो फिल्टर पे टिपना पड़ता है। डेटा में जाके फिल्टर में जाके ऑटो फिल्टर। तो ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। किसी डेटा को शॉर्ट करना हो, मतलब तुमको सारा मार्क्स नहीं चाहिए, तुमको सिर्फ ए अल्फाबेट वालों का नाम चाहिए, तो डेटा में जाके शॉर्ट। तो एक चीज देख रहे हो, ये जो तुम्हारा फिल्टर, शॉर्टिंग, ये सब कहां से जाके है? डेटा से जाके। अच्छा, रो का हाइट चेंज करना हो तो, जो बॉक्स रहता है उसको बड़ा साइज करना चाहते हो तो फॉर्मेट में जाके रो हाइट, फॉर्मेट में जाओगे, रो में जाओगे, हाइट में जाओगे। फॉर्मूला बार हमेशा इक्वल सिंबल से होता है। जैसे अगर सम करना है तो इक्वल सम, अगर मान लो C1 से लेके C12 तक को कॉपी करना है, उसका टोटल करना है, तो इक्वल टू वाला बार में जाके सम लिख के करो। तो तुमको एक्सेल वाला पार्ट से ऑब्जेक्टिव पूछने का बहुत उम्मीद है। इस पार्ट में मेरे को एक्सेल वाला पार्ट ही काम का लगा। आखिरी 2 बात, पासवर्ड कैसे सेट करते हैं? टूल्स में जाके, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाके, शीट या डॉक्यूमेंट को जब तुम पासवर्ड देना चाहो तो पासवर्ड का ही तरीका, टूल्स में जाके, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाके पासवर्ड होता है। कोई चीज को अगर प्रिंटिंग करना हो तो फाइल में जाके, पेज प्रीव्यू में जाके प्रिंट। तो मेरे को जितना आपके उस शीट में दिखा, हम सबका शॉर्टकट बना दिया यहाँ पे। तो ये आपको पूछने का बहुत चांस है, तो इसको 2 बार अच्छे से वीडियो को सुन लो या शीट को रीड कर लेना। तुम्हारा इस चैप्टर का आखिरी पार्ट और ये चैप्टर खत्म। बैरियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप में रुकावट क्या आता है? अनसपोर्टिव बिजनेस एनवायरनमेंट, एम्प्लॉय का इश्यूज, एम्प्लॉय ठीक से सपोर्ट नहीं करते, रूल रेगुलेशन बहुत होते हैं बिजनेस चलाने के लिए, शॉर्टेज ऑफ फंड, लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल, मेरे को खुद इतना काम नहीं आता। मान लो हम कंपनी का एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर मतलब कंपनी का ओनर ना, जो एक नया स्टार्टअप बिजनेस चालू करता है, इनोवेटिव कुछ बिजनेस। एंटरप्रेन्योर वो बिजनेस है जो एक इनोवेटिव बिजनेस चालू करते हैं। रिस्क बहुत ज्यादा होता है, बैरियर बहुत ज्यादा है, डिस्कम्फर्ट बहुत ज्यादा है, लोगों को डर लगता है रुकावट का, इसलिए लोग बिजनेस चालू नहीं करना चाहते। तुमको अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तुम्हारे अंदर कॉमन स्किल क्या होनी चाहिए? टेकिंग इनिशिएटिव, आगे बढ़ के एक्शन लो, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, इंफॉर्मेशन गैदर करो, तुम्हारे अंदर क्वालिटी को लेके हमेशा कंसर्न होना चाहिए, क्वालिटी अच्छा रखने का कोशिश करो, तुम कमिटेड, तुम्हारा कमिटमेंट होना चाहिए काम में, तुम्हारे अंदर एक लर्निंग, सीखने का एबिलिटी होना चाहिए, हर समय कुछ नया सीखने का। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, तुमको अपना एफिशिएंसी बढ़ाना आना चाहिए, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो टेक्निक्स आनी चाहिए, सिस्टम से प्लानिंग करना आना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए तुम्हारे अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लीडरशिप स्किल होना चाहिए, आगे दूसरों से आगे होकर काम करवाना, तुमको स्ट्रेटेजीज बनाना आना चाहिए, चीजों को मॉनिटर और कंट्रोल करना आना चाहिए, डिसीजन लेना आना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से खुद को अडॉप्ट कर सको, खुद को चेंज करो, टीम वर्क आना चाहिए, दूसरों से बातचीत करने का स्किल आना चाहिए, किसी डील को नेगोशिएट करना, मतलब डील को फाइनल करना, और गोल सेटअप करना आना चाहिए। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ग्रीन स्किल क्या है? मेरे को लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में सब कुछ गो ग्रीन के ऊपर बातचीत कर रहा है हर कोई, तो मेरे को लगता है ये बहुत काम का पार्ट है। तो ग्रीन स्किल क्या होता है? ग्रीन जॉब होता क्या है? वर्क दैट कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्व एंड रिस्टोर क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट को प्रिजर्व करे और रिस्टोर करे, वैसा क्वालिटी का काम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल सोसाइटी, सस्टेनेबल सोसाइटी मतलब यूजिंग नेचुरल रिसोर्स
फॉर प्रेजेंट जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन। इस तरीके से रिसोर्स को यूज करना कि आज का जनरेशन भी यूज कर पाए और फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर पाए। तो ऐसे बिजनेस आज की डेट में क्या है सर? एग्रीकल्चर है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला बात। रिसाइकलिंग है, तुम लोग जानते हो ना, पुराना मोबाइल लेके रिसाइकल करके नया मोबाइल बनाना। ट्रांसपोर्टेशन में गो ग्रीन, यानी सीएनजी पीएनजी गैसेस यूज करना, हाइड्रो या इलेक्ट्रिक गाड़ियां यूज करना। तो देखो यहाँ पे बहुत सारा बिजनेस के बारे में बताया है ऐसा जो ग्रीन बिजनेस होता है, जिसको ग्रीन जॉब बोलते हैं। अर्बन ग्रोवर यानी टेरेस पे गार्डनिंग करना एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हो। क्लीन कार इंजीनियर, पीपल एक्सप्लोर वेज ऑफ कार्स डोंट एमिट पॉइजनस गैस। लोग इस तरीके से गाड़ी को बना रहे हैं आजकल कि ज्यादा पॉइजनस गैस नहीं छोड़े और हवा को साफ रखे, जैसे इलेक्ट्रिक इंजन या गैस व्हीकल। बायोफ्यूल जॉब बोलते हैं इसको। बिल्डिंग रोड्स विद प्लास्टिक वेस्ट, रोड्स बनाना प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से। एक पुणे या कहाँ का साउथ का कोई एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ के इंजीनियरिंग स्टूडेंट ये करके दिखाए। सोलर एनर्जी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यानी सोलर पैनल का यूज करना। विंड एनर्जी यूज करना। वाटर क्वालिटी टेक्निक्स, मतलब वाटर को क्वालिटी को सुधारना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करना। वेस्ट वाटर को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, मशीन से जो गंदा पानी निकलता है उसको ट्रीटमेंट का बिजनेस करना। ई वेस्ट को रिसाइकल करना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल करना। इको टूरिज्म यानी विजिटिंग नेचुरल बेस एरियाज। ग्रीन बिल्डर्स मतलब बिल्डिंग्स बनाना एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक से। एनर्जी ऑडिटर भी एक जॉब होता है, तुम जा जाके लोगों का ऑडिट करते हो कि वो लोग रिसोर्सेज को ठीक से यूज कर रहे हैं, तो वेस्टेज तो नहीं कर रहे हैं, एनर्जी एनवायरमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। एनर्जी कंसल्टेंट का एक जॉब होता है, लोगों को एडवाइस देना कि कैसे वो लोग एनर्जी को बचाते हुए काम कर सकें। नेचर साइंटिस्ट, कैसे और ट्रीज को बढ़ाया जाए, ये सब का काम करना। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एनजीओ के रूप में काम करना, कोई अगर पेड़ काट रहा है, कोई अगर एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वहां पर एनजीओ की तरह काम करना। एनवायरमेंट एजुकेशन टीचर बनना, लोगों को सिखाना कैसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे रिड्यूस करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हीट और एसी का यूज कम करना। एलईडी बल्ब्स का यूज करना। स्मार्ट कार या कम कार चलाना, जो दिल्ली में है कि कार को शेयरिंग कर लेना। स्विच ऑफ लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, लाइट्स को ऑफ कर देना जब जरूरत नहीं हो। तो ये था तुम्हारा चैप्टर जो तुम लोग बोले थे अलग से ऐड हुआ है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, ओके सर। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है एंसिलरी सर्विसेज ऑफ बैंक्स। बैंक्स क्या क्या एक्स्ट्रा सर्विस देते हैं, इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं सेफ कस्टडी वॉलेट्स का, यानी सेफ कस्टडी वैल्यूएबल्स का, मतलब लॉकर वगैरह का, ये सब का बात करेंगे। लॉकर ऑपरेशंस का बात करेंगे। बैंक एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू तुम्हारा पैसा यहाँ पर ट्रांसफर करता है, उसका बात करेंगे, उसका रूल्स का बात करेंगे। बैंक गारंटी का बात करेंगे, बैंक तुम्हारे भी अपनी गारंटी देता है, उसका बात करेंगे। बैंक एलसी देता है, एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, जब तुम फॉरेन में माल बेचते हो तो बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देता है तुमको गारंटी के रूप में, ताकि फॉरेन का पार्टी तुम पे भरोसा करके सामान दे सके। इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड का काम करता है बैंक। मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं बैंक अपना मेन काम को छोड़ के जो अदर काम करता है उसके बारे में। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अब यहाँ से जो पार्ट है ना, ये तुम्हारे सिलेबस में तो लिखा हुआ है कि ये सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम के काम का बात है। फिर टॉपिक नंबर 5 तक ये केवल तुम्हारा थ्योरी एग्जाम में आने का पार्ट है। तुम्हारा सिलेबस में लिखा है सीबीएसई का, लेकिन तुम्हारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ये सब नोट्स में दिया है, तो हम हल्का हल्का इनके बारे में लिख दिया। तो आ जाओ, सबसे पहले सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स। बैंक ना बेलमेंट का काम करता है। ये बेलमेंट वर्ड बहुत काम का वर्ड है। बेलमेंट मतलब तुम्हारा कोई सामान अपने पास रखना जब तक उससे रिलेटेड कोई काम नहीं हो जाए, जैसे ही वो काम हो जाए उस सामान तुमको वापस लौटा देना। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस,
हम अपना सामान तुमको दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी और को देने के लिए। जैसे एग्जाम्पल बोलता है, आदित्य जा रहा था विनीत के घर, हम आदित्य को दिया ये बुक कि विनीत को दे देना, और विनीत नहीं मिले तो मेरे को वापस लौटा देना। तो आदित्य मेरे लिए बेलमेंट का काम कर रहा है, आदित्य मेरा सामान विनीत तक पहुंचा रहा है। सर इसका एग्जाम्पल मतलब ट्रांसपोर्टर को बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टर बेलमेंट का काम करता है, बिल्कुल करता है। सर बैंक भी बेलमेंट का काम करता है, करता है। बैंक तुम्हारा सामान अपने पास जमा रखता है जब तक तुम चाहो, और पर्टिकुलर टाइम के बाद तुमको लौटा देता है। तो बैंक बेलमेंट का काम करता है। बेलमेंट का मतलब क्या है? गुड्स का डिलीवरी देना, किसी को गुड्स देना। डिलीवरी मतलब फिजिकली देना, बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, टू बी हेल्ड इन ट्रस्ट एंड रिटर्न्ड व्हेन पर्पस इज ओवर। वो विश्वास के साथ रखेगा और जब उसका काम हो जाएगा लौटा देगा। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पर्सन इन्वॉल्व हो गए, बेलर और बेली। बेलर कौन हुआ? हु डिलीवर्स द गुड्स। ए बेली टू हुम इट इज डिलीवर्ड। तो बेलर कौन हुआ यहाँ पे मेरे वाले एग्जांपल में? आदित्य, क्योंकि हम आदित्य को सामान दिया था विनीत तक पहुंचाने के लिए। तो आदित्य हुआ मेरा बेलर, विनीत हुआ मेरा बेली। तो बेलमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है? सबसे पहला बात, सिर्फ गुड्स के लिए बात हो रहा है यहाँ पे, सर्विस के लिए नहीं। फिजिकली डिलीवरी हो रहा है या कोई सिंबॉलिक डिलीवरी हो रहा है, मतलब कोई भी तरीके से गुड्स का डिलीवरी हो रहा है। और ड्यूटीज क्या है बेलर और बेली दोनों का? सबसे पहले बेलर का ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन द गुड्स। हम जब गुड्स दे रहे हैं तो उस गुड्स में कोई भी अगर फॉल्ट है तो हम उसको बता दें। अगर ये ग्रेचुअस बेलमेंट है, ग्रेचुअस मतलब बिना पैसे के, फ्री। अगर ये ग्रेचुअस बेलमेंट है तो हमको जो भी डिफॉल्ट पता है वो बता दें। और अगर ये नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है, मतलब पैसा लेके काम किया जा रहा है, तो फिर सारा फॉल्ट बताना पड़ेगा। अगर ये ग्रेचुअस बेलमेंट और बाद में गुड्स को कुछ हुआ तो सारा नुकसान झेलना पड़ेगा। इंडेमनिटी लॉस टू बेली डिफेक्टिव टाइटल। अगर गुड्स मेरा नहीं है, हम फिर भी आदित्य को दे दिया, तो फिर अगर बाद में कोई पार्टी पकड़ लिया उसको, कह रही ये तो गुड्स तो मेरा था। मान ले हम सायन का बुक्स आदित्य को दिया और बोला जाओ विनीत को दे देना, तो बाद में जब ये चोरी पकड़ा जाएगा मेरा, तो हमको सारा लॉस झेलना पड़ेगा, इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, मतलब लॉस का भरपाई करके देना पड़ेगा। बेली का यानी पर सर बैंक तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना कि अगर आपका सामान चोरी हो तो उसका जिम्मेदार। लॉकर ऑपरेशन में वही चीज पढ़ेंगे। अच्छा। और बहुत मजेदार तरीका है, उसमें बहुत सही बात उठाया, वहां पे बहुत अच्छा रूल लिखा हुआ है, और एग्जैक्टली बैंक वही रूल भी फॉलो करता है। अब आता है बेली का क्या ड्यूटी है, यानी आदित्य का क्या ड्यूटी है? नॉट टू मिक्स ओन गुड्स विद द अदर गुड्स विद द बेलर्स गुड्स। मेरे गुड्स के साथ अपने गुड्स को मिलाए नहीं, या किसी और के सामान को मिलाएगा नहीं वो। इफ ही डज सो ही शुड बियर एक्सपेंस ऑफ सेपरेट देम। और अगर वो मिला दिया तो अलग करने का खर्चा वही झेलेगा। ही शुड रिटर्न द गुड्स विथ इंक्रीज एंड पार्ट। अगर मान लो हम आदित्य को 1 लाख रुपया रखने के लिए दिया और वो 1 लाख बढ़ के 1,02,000 हो गया इंटरेस्ट बन गए के कारण, तो वो हमको मेरा 1 लाख तो लौटाएगा ही, प्लस 2,000 रुपया भी लौटाएगा। तो बैंक यहाँ पे बेली है, यह ध्यान रखना, बैंक यहाँ पे बेली है। और बेलर कौन है? कस्टमर, ठीक है ना? बैंक यहाँ पे बेली है और बेलर कौन है? कस्टमर। इस आपको क्योंकि बैंकिंग चैप्टर के लिए पढ़ना है इसको। तो बैंक का ड्यूटी बनता है मेरा सामान के साथ किसी और का सामान नहीं मिलाए। अगर मिलाए तो उसको सेपरेट करने का खर्चा वही झेलेगा। मेरा पैसा लौटा दे, अगर वो इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज वैल्यू के साथ लौटाए, और मेरे सामान का प्रॉपर केयर करे, और अगर कोई नुकसान हो तो उसका कॉम्पनसेशन दे। तो ये काम बैंक का है। और मेरा काम क्या है? हम कोई भी डिफॉल्ट है गुड्स में तो बैंक को पहले ही बता दें। अगर वो फ्री वाला है तब तो अलग बात, तब तो सारा डिफॉल्ट में सिर्फ पता है वही बताए। लेकिन अगर वो पैसा लेके है तो भैया हर डिफॉल्ट हमको खुद पता करके बताना पड़ेगा, और कल को अगर कोई नुकसान हो जाए तो वो मेरे को झेलना पड़ेगा, अगर हम बिना बताए करता है तो। अब आता है बैंक का सेकंड फैसिलिटी, लॉकर ऑपरेशन। लॉकर तो आप लोग जानते हो, बैंक में आपको एक स्पेस दिया गया,
या एक बॉक्स दिया गया टू कीप योर वैल्यूएबल आर्टिकल्स, यही है लॉकर। बैंक प्रोवाइड स्पेस और अ बॉक्स टू कीप वैल्यूएबल आर्टिकल्स, जैसे कि ज्वेलरी, कोई डॉक्यूमेंट, ये सब चीज बदले में भाड़ा देना पड़ता है हमको बैंक को। लॉकर का साइज क्या होगा, एनुअल रेंट कितना होगा, हमको कितना डिपॉजिट देना पड़ेगा एक लॉकर लेने के लिए, कितना दिन के लिए लॉकर मिलेगा, ये अलग अलग बैंक का अलग अलग है, ये अलग अलग बैंक में अलग अलग बदलता रहता है। अब देखो लॉकर का जरूरत क्यों है, तो सबसे पहले तो अब हम क्या क्या टॉपिक वाइज देखो बना दिए ताकि आप एग्जाम में इसको बढ़ा के लिख सको। नीड ऑफ लॉकर, सिक्योरिटी के लिए, किसका, वैल्यूएबल थिंग्स का, किस चीज से, चोरी से, नेचुरल कैलामिटी से। हु कैन अवेल लॉकर, कौन ले सकता है लॉकर, एनी एडल्ट, कोई फर्म या कोई एसोसिएशन। जनरली उस आदमी का बैंक में अकाउंट होना चाहिए, तो अकाउंट होल्डर होना जरूरी है, नहीं है तो पहले वहां अकाउंट खोलो फिर लॉकर के लिए अप्लाई करो। जनरली हम इसलिए बोला क्योंकि कोई कोई बैंक है ऐसा जो बिना अकाउंट खोले भी लॉकर देता है, लेकिन 90% टाइम या 99% टाइम अकाउंट होल्डर को ही मिलता है। तो कोई भी एडल्ट खोल सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म खोल सकता है, कोई एसोसिएशन खोल सकता है, यानी कोई कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये लोग खोल सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, बैंक डोंट गिव इंफॉर्मेशन टू एनीवन, बैंक तुम्हारा जानकारी किसी को नहीं देगा तुम्हारे लॉकर के बारे में, खाली आईटी डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड पुलिस को छोड़ के। यानी गवर्नमेंट का कोई एजेंसी है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जैसे सीआईडी, सीबीआई, वो लोग आ गया तो उनको बताना पड़ेगा, ईडी उनको बताना पड़ेगा, उनके अलावा बैंक किसी को तुम्हारे लॉकर के बारे में कोई डिटेल नहीं दे सकता। लॉकर लेने का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले बैंक में अकाउंट ओपन करो और एप्लीकेशन फिलअप करो, थोड़ा डिपॉजिट देना पड़ेगा, जितना वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कितना डिपॉजिट लेता है वो लोग। लॉकर का रेंट एडवांस में देना पड़ेगा 1 साल का, तुमको अपना एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, अपना सिग्नेचर को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। अब लॉकर तुम सिंगल भी खोल सकते हो और ज्वाइंट भी खोल सकते हो, अकेले के नाम पे भी और कोई 2 लोग एक साथ मिलके भी लॉकर खोल सकते हैं। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट खोलो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ हायरिंग अ लॉकर। ओपन अ सेविंग अकाउंट एंड फिल एप्लीकेशन, कीप सम डिपॉजिट इफ बैंक आस्क, पे लॉकर रेंट इन एडवांस, आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ दो, सिग्नेचर वेरिफिकेशन करो और सिंगल और ज्वाइंटली खोल सकते हो। अब आता है 2 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लॉकर को लेके, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अ लॉकर और आरबीआई का गाइडलाइन क्या है। तो इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, लॉकर सिर्फ तुम वर्किंग आवर या वर्किंग डेज या बिजनेस आवर में जाके खोल सकते हो, जब बैंक का बिजनेस आवर हो और वर्किंग डेज होना चाहिए। हायरर कैन नॉट सबलेट द लॉकर, हम अगर भाड़ा पे लॉकर लिया है बैंक से, हम किसी और को नहीं दे सकता हो। रेंट एडवांस में देना होगा मिनिमम 12 महीना का, एल्स बैंक तुमको रिफ्यूज कर सकता है लॉकर खोलने से। इन केस ऑफ डिफॉल्ट पे ऑफ रेंट, बैंक आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ 1 मंथ, अगर तुम मान लो 1 साल का रेंट तो दे दिए थे, अब 1 साल खत्म हो रहा है तो अगले साल का रेंट फिर एडवांस में देना पड़ेगा ना, हाँ या ना। अगर तुम इस साल का रेंट दे दिए, पूरा साल लॉकर यूज कर लिए, अब अगला साल का रेंट फिर अगले पहला साल खत्म होने से ठीक पहले एडवांस में जमा देना पड़ेगा, तुम नहीं दिए तो फिर क्या होगा, बैंक तुमको 1 महीने का नोटिस देगा और फिर तुम्हारा लॉकर वो लोग तोड़ सकता है और तुम्हारा सामान निकाल के अपना रेंट वसूल कर सकते हैं। अगर लॉकर का की तुम्हारा खो गया है तो तुमको बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बैंक तुमको नया की देगा, डुप्लीकेट की चार्जेस लेके। बैंक विल कीप नॉर्मल प्रिकॉशन, हाँ अब आ जाओ साइन तुम्हारा बात पे, बैंक नॉर्मली सारा प्रिकॉशन लेगा, बट बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर लड़ाई के दौरान, वॉर के दौरान या कोई सिविल डिसऑर्डर हो जाए, उस टाइम पे बैंक अगर लॉकर में से सामान चोरी हो जाए तुम्हारा, तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। तो रीजनेबली बैंक को प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, लेकिन अगर वॉर हो या कोई सिविल डिसऑर्डर हो जाए, दंगा फसाद, उस समय बैंक का जिम्मेदारी नहीं है। एनी पार्टी कैन टर्मिनेट द लॉकर विद 7 days नोटिस, बैंक तुमको बोल सकता है 7 दिन का नोटिस देके कि लॉकर खाली कर दो, और तुम भी अगर लॉकर छोड़ेगा तो बैंक को 7 दिन पहले खबर करेगा कि हम लॉकर खाली कर रहे हैं।
तो यहाँ पे टाइम पीरियड का बात केवल 3 ही जगह याद रखने लायक था। 12 महीने का एडवांस रेंट देना पड़ेगा। अगर तुम्हारा अगले साल का एडवांस तुम टाइमली जमा नहीं करते हो तो बैंक तुमको 1 महीने का नोटिस देके लॉकर तोड़ सकता है। और जब भी तुम लॉकर छोड़ो या बैंक तुमसे लॉकर खाली करवाए तो 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। डे वाइज यहाँ पे 3 ही इंपॉर्टेंट बात था, बाकी सब नॉर्मल बात था कि वर्किंग डेज में ही जाके बैंक को लॉकर खोलोगे। अब तुम शनिवार को रात को 12 बजे जाके बोलोगे हमको बैंक लॉकर से सामान निकालना है, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। वर्किंग डेज और बिजनेस आवर में होना चाहिए। तुम किसी और को लॉकर भाड़ के नहीं दे सर सकते। हाँ बोलो। एक बंदा मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल के दो लॉकर खोल सकता है बिल्कुल खोल सकते हैं। मैं एक ही बैंक में? नहीं, एक बैंक देता नहीं है जल्दी से, क्योंकि बैंक के पास लॉकर का जगह हमेशा ही कम होता है। अब आया आरबीआई का गाइडलाइन क्या है लॉकर को लेके। लिंकिंग लॉकर विद सम डिपॉजिट। आरबीआई का गाइडलाइन है बैंक को डिपॉजिट लेना ही पड़ेगा। डिपॉजिट कितना होगा? 3 महीने का रेंट, 3 साल का रेंट। तुम्हारे 3 साल का जितना लॉकर का रेंट होता है उतना बैंक तुमसे डिपॉजिट लेगा। ब्रांचेस शुड मेंटेन अ लिस्ट ऑफ वेटिंग फॉर लॉकर एंड एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन लॉकर अलॉटमेंट। हम बोला था ना लॉकर अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल से होता है। लॉकर के लिए अप्लाई करोगे ना 2-2, 3-3, 10-10 साल लग जाता है लॉकर मिलने में। तो बैंक ना एक लिस्ट बनाएगा, क्योंकि लॉकर उनके पास हर समय खाली नहीं होता। तो बैंक एक लिस्ट बनाएगा कि कौन कब अप्लाई किया। अब मान लो कोई आदमी अगर लॉकर छोड़ के जाता है पुराना, तो जिसका नाम लिस्ट में सबसे पहले है उसको पहले लॉकर मिलेगा। बैंक मर्जी है उसको पहले लॉकर नहीं दे सकता। तो बैंक को एक लिस्ट मेंटेन करना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंसी रखना पड़ेगा लॉकर अलॉट करते वक्त। बैंक शुड कैरी ड्यू डिलिजेंस बाय अ कस्टमर विद प्रॉपर केवाईसी। बैंक कस्टमर का पूरा नो योर कस्टमर केवाईसी मतलब तुम्हारा आधार कार्ड, तुम्हारा नाम, तुम्हारा डिटेल, एड्रेस सब प्रॉपर्ली मेंटेन करेगा। इफ लॉकर रिमेन अनऑपरेटिव, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, सुन लेना। अगर तुम लॉकर ले तो लिए लेकिन यूज ही नहीं कर रहे हो, ऐसे ही पड़ा है, तो तुम कैसे कस्टमर हो? लो रिस्क कस्टमर या हाई रिस्क कस्टमर? वो बैंक इवेलुएट करेगा तुम्हारा केवाईसी को देख के। तुम्हारे ऊपर गुंडागर्दी का इल्जाम लगा हुआ है, पहले तुम पहले जेल जा चुके हो, तो तुम हाई रिस्क कस्टमर हो, और नहीं तो तुम नॉर्मली लो रिस्क कस्टमर हो। तो अगर एक लो रिस्क कस्टमर 3 साल से बैंक लॉकर को ऑपरेट नहीं किया है, लॉकर ले तो लिया लेकिन 3 साल से यूज नहीं हो रहा है, तो बैंक तुमको नोटिस देगा, बोलेगा या तो लॉकर खाली करो या फिर उसको ऑपरेशन में लाओ, उसको काम लगाओ। और अगर तुम हाई रिस्क कस्टमर है तो बैंक तुमको 1 साल का ही नोटिस देगा, खाली 1 साल का ही टाइम देगा। सॉरी, 1 साल से अगर तुम्हारा लॉकर इन ऑपरेटिव है तो भैया या तो लॉकर ऑपरेटिव करो या लॉकर खाली करो। तो यह था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बैंक शुड गिव नोटिस टू कस्टमर टू मेक इट ऑपरेटिव और सरेंडर इट। बैंक शुड टेक लीगल एक्शन बिफोर ब्रेकिंग द लॉकर। बैंक कोई लीगल एडवाइस वगैरह लेगा, पूरा लॉयर को बुला के बातचीत करके फिर ही लॉकर तोड़ेगा। इफ लॉस और थिंग्स बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ प्रॉपर रीजनेबल केयर इज बीन टेकन। ये बात बार बार बैंकिंग एक्ट में लिख दिया गया है क्या, कि बैंक जिम्मेदार नहीं होगा अगर बैंक रीजनेबल केयर लिया उसके बाद कुछ गड़बड़ हो गया तो। तुम नॉमिनी अपॉइंट करोगे, करना पड़ेगा। इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल बट नॉट कंपल्सरी। सॉरी मेरा एक बात गलती हो गया, करना पड़ेगा नहीं, कंपल्सरी नहीं है, बट ये ऑलवेज बेनिफिशियल, ऑलवेज फायदेमंद है कि तुम अपना किसी नॉमिनी रखो ताकि तुम नहीं रहो तो कोई तुम्हारा लॉकर को यूज कर सके। लॉकर का हमेशा 2 चाबी होगा, दोनों चाबी लगाया जाएगा तभी लॉकर ओपन होगा। सिर्फ तुम्हारा चाबी से लॉकर नहीं खुलेगा, सिर्फ बैंक का चाबी से भी लॉकर नहीं खुलेगा। तो लॉकर का हमेशा 2 चाबी होगा, वन विद कस्टमर एंड मास्टर की विद बैंक। व्हेन कस्टमर गोज टू ओपन अ लॉकर मस्ट साइन द रजिस्टर। तो देखो लॉकर का पूरा ऑपरेशन लिखा है, 2 चाबी होगा। कस्टमर जब बैंक में जाएगा तो पहले रजिस्टर साइन करेगा, बैंक का जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा वो तुम्हारा साइन को वेरीफाई करेगा बैंक रिकॉर्ड से। जब दोनों सिग्नेचर मैच करेगा तो दोनों एक साथ लॉकर रूम में जाएंगे, मतलब वो बैंक का प्रॉपर ऑफिसर और कस्टमर दोनों अपना चाबी एंटर करेंगे और लॉकर को खोलेंगे। जैसे ही लॉकर खुल जाएगा ऑफिसर वहां से चला जाएगा, कस्टमर अपने लॉकर के साथ जो करेगा वो करेगा उसका ऑपरेशन, और उसके बाद जब उसका काम हो जाएगा तो वो अपने चाबी से लॉकर को क्लोज करेगा और लॉकर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। मतलब बंद करने के लिए दोनों के चाबी का दरकार नहीं है, बट खोलने के लिए दोनों की चाबी का दरकार हमेशा पड़ेगा, और नहीं तो फिर बैंक को तोड़ना पड़ेगा लॉकर अगर कस्टमर नहीं आ रहा है तो
तो ये था लॉकर के बारे में पूरा कहानी। अब आ गया रेमिटेंस यानी एनईएफटी आरटीजीएस। तो देखो पेपर बेस कैसे पैसा ट्रांसफर होता है, चेक या डीडी से, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली कैसे पैसा ट्रांसफर होता है, आरटीजीएस एनईएफटी से, और कार्ड से, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से। तो 3 तरीका है बैंक से पैसे को रेमिट करने का, यहां से वहां ट्रांसफर करने का। चेक डीडी काटो यानी उसको पेपर बेस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मतलब आरटीजीएस एनईएफटी, और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड। हम लोग यहाँ पे आरटीजीएस एनईएफटी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पढ़ेंगे। आरटीजीएस क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तुमको कहीं पैसा ट्रांसफर करना है, तुम बैंक में गया, आरटीजीएस जमा किया, आरटीजीएस का वैल्यू 2 लाख के नीचे नहीं हो सकता, आरटीजीएस का वैल्यू 2 लाख के नीचे नहीं हो सकता। तो तुम बैंक में गया, 2 लाख से ऊपर का अगर तुम्हारा पैसा ट्रांसफर है तो तुम आरटीजीएस का फॉर्म भरेगा। सर होता क्या आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तुम जब बैंक में जाके आरटीजीएस जमा करेगा, बैंक तुरंत उसको प्रोसेस करेगा, बैंक तुरंत उसको प्रोसेस करेगा, वेटिंग टाइम नहीं लगाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है बेनिफिशियरी बैंक रिसीव्स फंड इन रियल टाइम एज सून एज फंड इज ट्रांसफर्ड। तुरंत बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा तुम्हारे, बैंक तुमको वेटिंग गेम नहीं करवाएगा। अमाउंट का लिमिट हम अभी बोला मिनिमम 2 लाख, मैक्सिमम नो लिमिट। टाइम अगर वीकडेज है तो मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से लेकर शाम को 4:30 तक कभी भी आरटीजीएस करवा सकते हो, और सैटरडे को सुबह 9 से लेकर 1:30 बजे तक। देखो एक बात सुन लो, चार्ज लगेगा सर आरटीजीएस करने का? पहले लगता था, नाउ रिमूव्ड, अभी नहीं लगता, बट हम फिर भी जनरली रेट लिख दिया क्योंकि तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है। लेकिन अभी का रूल तो यही है कि नो चार्जेस, एनईएफटी आरटीजीएस सब फ्री हो गए। पहले लिमिट था अगर 2 लाख से 5 लाख तक का है तो 30 रुपया, और अगर उससे ज्यादा का है तो 55 रुपया पहले लगता था, लेकिन अब रिमूव हो चुका। क्या क्या तो इन्फॉर्मेशन फिर भरना से पड़ेगा? एग्जाम में अगर पूछे रेट के लिए तो मेरे बात लिखे मान कि लो, नहीं अगर लिखे? अगर तुमको एमसीक्यू में पूछे हाँ, तो अगर अमाउंट दे तो अमाउंट पे टिक करना, अच्छा, और उसमें अगर नील का ऑप्शन दे दे तो नील पे टिक करना। लेकिन अगर थ्योरेटिकली लिखने बोल दे तो लिखना कि जनरली कोई चार्ज नहीं है, अब हट चुका है, बट पहले लगता था 2 लाख से 5 लाख तक 30 रुपया, और 5 लाख से ऊपर 55 रुपया, क्योंकि 2 लाख के नीचे तो आरटीजीएस हो ही नहीं सकता, है ना। ठीक है। और जब सर हाँ बोलो। सर, तो जो डिफरेंस के लिए क्वेश्चन आता है एनईएफटी और आरटीजीएस का, तो उसमें तो रेट लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से लेट लिखना, लेकिन ये लिखते हुए लिखना कि जनरल अभी नहीं लगता है, जनरली ये रेट है, ऐसे लिखना। ठीक है सर। इंफॉर्मेशन टू बी फिल्ड, अमाउंट भरोगे, कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, कस्टमर का अकाउंट नंबर, उसका बैंक नेम, ब्रांच नेम और आईएफसी कोड। तो अमाउंट, कस्टमर का अकाउंट नंबर, कस्टमर का नाम, कस्टमर का बैंक अकाउंट, कौन सा बैंक में अकाउंट है, कस्टमर का ब्रांच का नाम, और कस्टमर का आईएफएससी कोड, और अपना भी अकाउंट नंबर, और अदर कोई इन्फॉर्मेशन अगर तुम्हारे बारे में वहां पे मांगे तो ये सब भरते हैं तो आरटीजीएस हो जाता है। आरटीजीएस का फायदा यही है, बस हम 11 बजे गए आरटीजीएस बैंक में देने, बैंक मेरे से लेगा और तुरंत उसको प्रोसेस करेगा। जबकि एनईएफटी में बैंक क्या करता है, अपने पास जमा ले लेता है, और जब बहुत सारा एनईएफटी जमा हो जाता है तब पैसा ट्रांसफर करता है, तो यानी टाइम लग जाता है। तो अब आ गया एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ब्रांच में एनईएफटी फैसिलिटी होना चाहिए, हर बैंक में नहीं होता, हर बैंक का हर ब्रांच में नहीं होता, हम ये बोलना चाहते हैं। मतलब एचडीएफसी का अगर बड़ा बाजार ब्रांच बोले तो हो सकता है उसमें है, लेकिन एचडीएफसी का हावड़ा मैदान ब्रांच बोले तो उसमें नहीं भी हो सकता। तो ब्रांच में पहले तो एनईएफटी फैसिलिटी होना पड़ेगा। तुमको आरबीआई का वेबसाइट पे दिया हुआ है कौन कौन सा लिस्ट ऑफ ब्रांचेस जहां पे एनईएफटी का फैसिलिटी, आज की डेट में सब ब्रांच में मोटा मोटी। तो ये पैसा कौन ट्रांसफर कर सकता है, इंडिविजुअल, फर्म, एसोसिएशन कैन यूज दिस फैसिलिटी विथ अ ब्रांच इन विच दे हैव अ बैंक अकाउंट। लेकिन इंडिविजुअल अगर अकेला आदमी का बात करें, ब्रांच में नहीं भी अकाउंट हो तो कोई ऐसा बैंक से भी कर सकता है जहां उसका अकाउंट नहीं है। अगर तुम इंडिविजुअल है तो जरूरी नहीं है जिस बैंक में तुम्हारा अकाउंट है या जिस बैंक से तुम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं एनईएफटी के वाया वहां तुम्हारा अकाउंट हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन तुम अमाउंट 50,000 से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट एमसीक्यू के बहुत काम का है।
एक इंडिविजुअल बिना बैंक में अकाउंट हुए एनईएफटी कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है, कैश जमा देके। कितना? 50,000 तक। क्या एक इंडिविजुअल फर्म एसोसिएशन ऐसा कर सकता है? फर्म एसोसिएशन नहीं कर सकता। फर्म एसोसिएशन का जहां बैंक अकाउंट है वहीं करना पड़ेगा, और इंडिविजुअल को भी अगर 50,000 से ज्यादा का करना है तो बैंक अकाउंट वहां पे होना पड़ेगा जिस बैंक से वो ये कर रहा है। मैक्सिमम अमाउंट का यहाँ पे भी कोई लिमिट नहीं है। ट्रांजेक्शन आर सेटल्ड इन बैचेस बाय बैंक ब्रांच। हम बोला था ना, जब बहुत सारा एनईएफटी आ जाता है, बैंक जनरली ऐसे करता है कि 11 बजे तक जितना एनईएफटी आ गया उन सबको प्रोसेस कर देता है, फिर 1 बजे तक जितना एनईएफटी आ गया फिर उनको प्रोसेस कर देता है, फिर 3:30 बजे तक जितना एनईएफटी आ गया फिर उसको एक साथ प्रोसेस कर देता है। तो तुम अगर 1:20 पे गया जमा देने एनईएफटी, तब तुम्हारा प्रोसेसिंग कितना बजे होगा? 3:30। तो तुमको 2.5 घंटा वेट करना पड़ेगा तुम्हारा फंड ट्रांसफर होने में। तो ये नुकसान है एनईएफटी में। आरटीजीएस में बैंक तुरंत कर देता है। अब देखो यहाँ पर भी स्टेप्स पूछता है एग्जाम में, तो हम स्टेप्स लिखा है। पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरो, फिजिकली या ऑनलाइन कुछ भी दोनों अलाउड है। जिस आरटीजीएस वाला ही सेम इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन? कस्टमर का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और कौन सा बैंक ब्रांच में उसका अकाउंट है। ओरिजिनेटिंग ब्रांच, किस ब्रांच से ये पैसा ट्रांसफर हो रहा है वो भरो। अब ओरिजिनेटिंग ब्रांच क्या करता है? एक मैसेज भेजता है पूलिंग सेंटर को। एक पूलिंग सेंटर बना हुआ है जिसको एनईएफटी सर्विस सेंटर भी बोलते हैं, एक पुलिंग सेंटर बना हुआ है, वहां पर ब्रांच इन्फॉर्म कर देता है। पुलिंग सेंटर फॉरवर्ड इट टू एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर। पुलिंग सेंटर क्या करता है? उसको एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर में इंफॉर्मेशन को भेजता है। अब क्लियरिंग सेंटर जब क्लियरिंग सेल जो है वो आरबीआई का मुंबई में है, तो सबसे पहले तुम्हारा ब्रांच पुलिंग सेंटर को इंफॉर्मेशन भेजेगा। पुलिंग सेंटर एनईएफटी पुलिंग सेंटर एनईएफटी सर्विस सेंटर भी कहलाता है। पुलिंग सेंटर उसको कहां भेजेगा? क्लियरिंग सेंटर में। क्लियरिंग सेंटर आरबीआई के मुंबई में। क्लियरिंग सेंटर शॉर्ट करेगा किस ब्रांच से किस ब्रांच पे कितना पैसा ट्रांसफर करना है, किस बैंक से किस बैंक पे कितना ट्रांसफर करना है, और फिर वो पैसा ट्रांसफर कर देगा। जैसे ही ब्रांच को पैसा मिल जाएगा वो कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। तो एनईएफटी का प्रोसेस लंबा है, इसलिए टाइम भी लगता है। जनरली कितना? 2 घंटा। और ये 8 AM से 7 PM में तुम कभी भी करा सकते हो। हम चार्जेस के लिए फिर लिख दिया नाउ रिमूव्ड, बट जनरली 10,000 रुपया तक 2.5 रुपया, 10,000 से लेके 1 लाख तक 5 रुपया, 1 लाख से लेके 2 लाख तक 15 रुपया, और 2 लाख से ऊपर हो तो 25 रुपया। एक शॉर्ट नोट आता है इस पार्ट से। आईएफएससी कोड होता क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है 11 डिजिट का, जिसके थ्रू एनईएफटी ट्रांजेक्शन होता है। हर बैंक का यूनिक होता है ये, हर बैंक के हर ब्रांच का ये यूनिक आईडी होता है, जिसमें 11 में से पहला 4 अल्फाबेट रिप्रेजेंट करता है बैंक को। जैसे HDFC, फिर होगा एक नंबर और लास्ट 5th डिजिट हमेशा 0 होता है, और लास्ट 6 डिजिट ब्रांच के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब ब्रांच का नंबर होता है। तो अल्फा आईएफएससी कोड 11 डिजिट का होता है। पहला 4 डिजिट एक अल्फाबेट होता है जो बैंक का नाम होता है, 5वां डिजिट हमेशा 0 होता है, लास्ट 6 डिजिट हमेशा ब्रांच का नंबर होते हैं। एनईएफटी का फायदा क्या है? फिजिकली चेक और डीडी नहीं लगाना पड़ता, ऐसे ही पैसा ट्रांसफर हो जाता है। बैंक जाना नहीं पड़ता, आजकल ऑनलाइन हो जाता है। बेनिफिशियरी अकाउंट में डायरेक्टली पैसा चला जाता है, तो उस आदमी को तो बैंक भी नहीं जाना पड़ता, बेनिफिशियरी को तो। वरना तुम चेक दोगे फिर हम बैंक में जाके जमा करेंगे तब पैसा आएगा, बट यहाँ हमको बैंक में जाना ही नहीं है, सिर्फ तुम अपना बैंक जाओ या तुम भी ऑनलाइन ही कर दो। थेफ्ट या लॉस्ट होने का चांसेस नहीं है, रिस्क नहीं है। वाया एसएमएस कंफर्मेशन आ जाता है कि पैसा ट्रांसफर हो गया, और पैसा जल्दी ट्रांसफर होता है क्योंकि 2 घंटा मोटा मोटी में ट्रांसफर हो जाता है। थर्ड टॉपिक है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑर्डर ऑफ अ बैंक डायरेक्टली अनदर बैंक टू पे डिमांड टू द बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट। हम एक एग्जांपल देते हैं। मान लो हम एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने गए, इंस्टीट्यूट हमको बोला आपका पेमेंट हम चेक से नहीं लेंगे क्योंकि चेक तो बाउंस होने का डर है, डिसऑनर होने का डर है। तो हमको क्या हुआ? हमको वो बोला एक काम करो, तुम्हारा जिस बैंक में अकाउंट है या फिर कोई बैंक में अकाउंट नहीं भी है, कोई एक बैंक में जाओ, पैसा जमा करो, अगर तुम्हारे अकाउंट में तो अकाउंट से कट जाएगा, वरना कैश जमा करो।
वो तुमको एक स्लिप बना के दे देगा जिसको बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट, डीडी। वो ले जाके तुम उस इंस्टीट्यूट में जमा कर दो। वो इंस्टीट्यूट उस डॉक्यूमेंट को अपने बैंक में भेज देगा और उसका बैंक तुम्हारे बैंक से वो पैसा कलेक्ट कर लेगा। और तुम्हारा वाला बैंक जो है वो पहले से ही पैसा साइड रख दिया है, तो यहाँ पे बाउंस होने का यानी डिसऑनर होने का कोई खतरा है ही नहीं। तो यही है डिमांड ड्राफ्ट। तो एक बैंक दूसरे बैंक को डायरेक्शन देता है कि तुम पेमेंट कर दो। ये पेएबल ऑन डिमांड होता है, जब वो बैंक मांगेगा तभी मिलेगा। ये बियरर नहीं होता, मतलब विदाउट नेम नहीं होता, इस पे नेम मेंशन हो गई। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा है और बैंक को इसको ऑनर करना ही पड़ेगा क्योंकि बैंक तुमसे पहले ही पैसा लेके पैसा साइड रख दिया है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट होने का कोई चांस नहीं है। तो इसका एडवांटेज क्या है, ये ओवर द कैश इन कैश नहीं होता, ये अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है, डिसऑनर होने का रिस्क है नहीं, बहुत सिक्योर्ड है। बैंकर्स चेक और डीडी में क्या फर्क है, बैंकर्स चेक पे ऑर्डर को बोलते हैं और डिमांड ड्राफ्ट, दो वर्ड हो गया, पे ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट। ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बात, तो समझना। तुमको अगर कलकत्ता टू कलकत्ता पैसा ट्रांसफर करना है, वो इंस्टीट्यूट जो है वो भी कलकत्ता का ही है, उसका हेड ऑफिस कलकत्ता का ही है और तुम भी कलकत्ता की पार्टी है, तब तुम पे ऑर्डर बनवाता है जिसको बैंकर्स चेक भी बोलते हैं। ये लोकल लिमिट की होता है मतलब। और जब भी तुमको जो इंस्टीट्यूट में पैसा ट्रांसफर करना है उसका मेन ऑफिस दिल्ली है, मुंबई है, तुम कहाँ का पार्टी है, कलकत्ता, तो तुमको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। तो जब विद इन द लोकल लिमिट ट्रांसफर करना हो तो पे ऑर्डर बनता है और दूसरे शहर में पैसा ट्रांसफर करना हो तो डीडी बनता है। ये नैरो एरिया है, ये प्रोवाइडर एरिया है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे अमाउंट का लिमिट है मैक्सिमम 20,000 और अगर 20,000 से ऊपर है तो उस पे ऑर्डर के ऊपर क्रॉसिंग लगेगा, ऐसे 2 ठो। ये सेम ब्रांच से क्लियर हो सकता है, ये कोई भी ब्रांच से क्लियर हो सकता है। बैंक का अगला सर्विस का नाम है फी बेस्ड सर्विस बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फी बेस्ड सर्विस यानी बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट। सीधा बात समझो, तुम इंडिया टू इंडिया अगर माल बेच रहे हैं, अगर इंडिया टू इंडिया तुम माल बेच रहे हैं और जिस पार्टी को माल बेच रहा है वो तुम पे भरोसा नहीं कर पा रहा, वो तुमको बोलेगा किसी बैंक से गारंटी दिलवाओ हमको, तब हम तुमको सामान देंगे। तो तुम्हारा एक बैंक से बहुत अच्छा लेन देन है, उस बैंक में तुम्हारा अकाउंट है, लंबा ट्रांजेक्शन होता है, तो बैंक तुम्हारे बिहाफ में पार्टी को गारंटी देगा कि आप इसको सामान दे दो, आपका पैसा हम पेमेंट करेंगे। और यही लेटर ऑफ क्रेडिट हो जाता है इंटरनेशनल के लिए। तो तुम्हारा यहाँ का बैंक वहां के एक बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट भेजता है, तुम्हारे यहाँ का बैंक फॉरेन के एक बैंक को लेटर ऑफ क्रेडिट भेजता है, वो बैंक फिर वहां पे कस्टमर को बोलता है हाँ गारंटी मिल गया है बैंक से, तब कस्टमर माल सप्लाई करता है। और जब तक वो लेटर ऑफ क्रेडिट ऑनर नहीं होगा तुम इंडिया में माल को छुड़वा नहीं सकते कस्टम स्टेशन से। यही अभी पाकिस्तान के साथ हो रहा है। वो लोग डिफॉल्ट पे क्यों है, क्योंकि उनके पास सामान तो आ गया पर छुड़वा नहीं सकते, क्योंकि उनके पास डॉलर पाउंड है ही नहीं पेमेंट करने के लिए। तो उनका एलसी ओपन नहीं हो पा रहा। वो लोग ये बोल रहे हमारा एलसी नहीं खुला, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खुल रहा। तो यहाँ पर बैंक गारंटी क्या हुआ, नॉन फंड क्रेडिट फैसिलिटी है। तुमको पैसा नहीं दे रहा है बैंक, बट तुम्हारे बिहाफ में गारंटी दे रहे हैं। यहाँ पे 3 पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, गारंटी अनकंडीशनल है। 3 पार्टी कौन हुआ, या तुम्हारा वो जो पार्टी जिससे सामान ले रहा है और बैंक। ये गारंटी अनकंडीशनल कमिटमेंट है। बैंक ऐसा नहीं बोल रहा है ऐसा हुआ तो हम पैसा देंगे, वैसा हुआ तो हम पैसा देंगे। बैंक बोल रहा है हम पैसा देंगे। प्रोसेस क्या है, तुमको पहले एक एप्लीकेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। बैंक तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सेस करेगा कि तुम बाद में चुका पाएगा तो उधार। बैंक तुम्हारा टेक्निकल एबिलिटी, एक्सपीरियंस, रेपुटेशन सब देखेगा। अब बैंक तुमसे एक चार्ज लेगा जो कि नॉन रिफंडेबल गारंटी फीस है। इफ एप्लीकेंट फेल, अगर तुम वो चार्ज देने में फेल करता है देन नहीं सॉरी, अगर तुम पार्टी को पेमेंट करने में फेल करता है तो फिर बैंक पे करेगा तुम्हारे बिहाफ में और बाद में तुमसे पैसा रिकवर कर लेगा। तो यही बैंक गारंटी का प्रोसेस है जो एग्जाम में पूछते हैं। आगे वाला पार्ट तो नॉर्मल है। फीचर्स क्या हुआ, ये स्पेसिफिक अमाउंट के लिए होता है, पर्पस पहले से क्लियरली मेंशन होता है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है कि अगले 3 महीने में फिर तुम बैंक को पैसा लौटाओगे। यहाँ पे भी ग्रेस पीरियड मिलता है, बैंक देता है ग्रेस पीरियड एक्स्ट्रा डेज। टर्म्स मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड, और इसका जो भी एग्रीमेंट में रूल्स एंड रेगुलेशन है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। कितने टाइप का बैंक गारंटी होता है, फाइनेंशियल गारंटी
मतलब बैंक बोल रहा है कि तुम पार्टी को पैसा दे दोगे, भरोसा बैंक तुम्हारे भी आप में गारंटी दे रहा है पार्टी को कि घबराओ मत, विनीत पेमेंट कर देगा। तो फाइनेंशियल गारंटी दे रहा है बैंक। परफॉर्मेंस गारंटी उल्टा, सामने वाला पार्टी तुमको पैसा दे दिया, अब तुम सामान देगा नहीं देगा इस बात का गारंटी क्या है, ऐसा भी गारंटी देता है बैंक। तो बैंक सामने वाले पार्टी को गारंटी दे रहा है कि तुम नीरज को सामान बेच दो, नीरज पैसा दे देगा, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल गारंटी। और उल्टा, बैंक सामने वाले पार्टी को गारंटी दे रहा है कि तुम नीरज को पैसा दे दो, नीरज तुमको सामान दे देगा, नहीं देगा तो हम दिलवाएंगे या हम तुम्हारा पैसा लौटवाएंगे। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस का गारंटी दिलवा रहा है बैंक। एडवांस पेमेंट का गारंटी, बैंक बोल रहे इस पार्टी के साथ डील कर लो, ये एडवांस पैसा देगा तुमको, नहीं देगा तो हम देंगे। यानी यहाँ पे एग्जाम्पल इतनी, सॉरी उल्टा, हाँ ये भी होता है और ये उल्टा भी होता है कि बैंक बोल रहा है तुम पार्टी को, बैंक पार्टी को बोल रहा है तुम नीरज को एडवांस पेमेंट दे दो, अगर नीरज सामान नहीं भिजवाए तो हम तुम्हारा पैसा लौटवाएंगे। पेमेंट गारंटी या लोन गारंटी, बैंक तुमको लोन नहीं दे रहा, बैंक किसी तीसरे पार्टी को बोल रहा है नीरज को लोन दे दो, हम गारंटी देते हैं। बैंक खुद तुमको लोन नहीं दे रहा, बैंक तीसरे पार्टी को गारंटी दे रहे हैं कि नीरज को लोन दे दो, हम गारंटी दे देंगे। डेफर्ड पेमेंट गारंटी, ईएमआई का गारंटी कि तुम तोड़ तोड़ के पैसा देने वाले हो और बैंक गारंटी दे रहा, हाँ नीरज तोड़ तोड़ के पैसा दे देगा, दिक्कत नहीं है, नीरज अपना सारा ईएमआई को ऑनर करेगा। बिड बॉन्ड गारंटी मतलब बिडिंग पेमेंट गारंटी, जब तुम कहीं पे बोली लगाते हो तो तुम बाद में बोली लगा के बोल दिए मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, हम कैसे दें, तो तू बोली क्यों लगवा रहा था, तो जो बोली लगवा रहा था वो कैसे विश्वास करे कि जो बोली लगा रहा है वो पैसा दे ही देगा। तो यहाँ पर बैंक गारंटी दे रहे कि इसको बोली लगाने दो, बिड लगाने दो, हम गारंटी देते हैं अगर बिड इसके नाम पे आया तो ये पैसा देगा और ये नहीं देगा तो हम देंगे। तो इसका फायदा क्या है, तुम्हारा क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ता है, तुम्हारे बिजनेस का असेसमेंट अच्छे से होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और रिस्क रिड्यूस होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट आज का आखिरी टॉपिक, 2 ही पीडीएफ खत्म करेंगे आज, कोई दिक्कत नहीं, आज रोक देंगे इस पीडीएफ को खत्म करके। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये भी एक टाइप का बैंक इशूइंग गारंटी है, एक इरिकवरेबल कमिटमेंट है ऑन बिहाफ ऑफ एलसी बायर, जो बैंक से एलसी खरीदता है उसको एप्लीकेंट बोलते हैं, टू पे द बेनिफिशियरी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी ऑन ड्यू डेट प्रोवाइडेड बेनिफिशियरी सबमिट कंप्लाइंग डॉक्यूमेंट। हाँ यहाँ पे कंडीशन है, टू इशूइंग बैंक विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम एंड प्लेस। देखो हो क्या रहा है, एक फॉरेन का पार्टी है, हम इंडिया का पार्टी है, हम फॉरेन से सामान मंगा रहे हैं, बट फॉरेन का पार्टी मेरे पे कैसे विश्वास करे, तो यहाँ का बैंक फॉरेन की बैंक को एलसी देगा मेरे बिहाफ में कि घबराओ मत नीरज पेमेंट दे देगा, और नीरज नहीं पेमेंट देगा तो हम पेमेंट देंगे, स्पेसिफिक सम ऑफ अमाउंट होगा। हाँ कंडीशन क्या है, पेमेंट बैंक तभी देगा जब उसके पास पूरा डॉक्यूमेंट पहुंच जाएगा, इनवॉइस, वहां का पार्टी से शिपिंग हो गया माल का, इसका प्रूफ, ये सब इंफॉर्मेशन जब बैंक के पास आ जाएगा तो बैंक एक बार पैसा पेमेंट करेगा और बाद में मेरे से वसूल करेगा। और वो डॉक्यूमेंट जो है ना वो टाइमली आ जाना चाहिए एकदम, और सही जगह पे पहुंच जाना चाहिए वो डॉक्यूमेंट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं देंगे हम पेमेंट, बैंक ये बात साफ बोल रहा है। तो फॉरेन का पार्टी को बोला जा रहा है, यानी फॉरेन की बैंक को बोला जा रहा है कि अपनी पार्टी को बोलो कि वो टाइमली डॉक्यूमेंट भेज दे और सही जगह पे भेज दे, सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास टाइमली आ जाएगा तो हम तुमको पेमेंट क्लियर करवा देंगे। तो बैंक कैसे पेमेंट क्लियर कराएगा, बैंक वहां की बैंक को पैसा दे देगा, वहां का बैंक पार्टी को पैसा दे देगा। तो देखो यहाँ पे एक एडवाइजिंग बैंक। सर आप अभी एक बार रिपीट करेंगे कि बैंक किसको किसको देगा, पहले मेरा कॉल कट गया नेटवर्क की वजह से। बैंक यहाँ इंडिया का बैंक, मान लो एक एग्जांपल देते हैं, नीरज एक पार्टी है इंडिया का, एसबीआई इंडिया का बैंक है, बैंक ऑफ लंदन जो है वो लंदन का बैंक है, और वहां का पार्टी है मान लो स्नेहा। तो इंडिया का बैंक एसबीआई लंदन के बैंक को पेमेंट करेगा और लंदन का बैंक रिया को दे देगा, स्नेहा को पैसा दे देगा। तो यहां पर मेरा देश का बैंक, इंडिया का बैंक, नीरज का बैंक एलसी दे रहा है लंदन के बैंक के थ्रू स्नेहा को। ठीक है, ठीक है अब। हाँ सर ठीक है ठीक। हाँ, तो यहाँ पे कितना पार्टीज होगा, एक एप्लीकेंट होगा, एक इशूइंग बैंक होगा और एक बेनिफिशियरी होगा।
इसके अलावा एडवाइजिंग बैंक भी होता है, जो वहां का बैंक है जो एडवाइस दे रहा है। एक कंफर्मिंग बैंक भी होता है, जो अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ इशूइंग बैंक कंफर्म करता है पहले कि वहां का पार्टी पैसा दे तो देगा ना, बदमाशी तो नहीं होगा ना। तो देखो, सबसे पहले एप्लीकेंट अप्रोच करता है इशूइंग बैंक को विद ड्यूली फाइल्ड फॉर्म, एक फॉर्म भर के कि मेरे को एलसी चाहिए। तो मान लो नीरज यहाँ पे अप्लाई किया एसबीआई को, तो एसबीआई क्या हो गया? इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक इशू एलसी सेंड टू एडवाइजिंग बैंक विच इज लोकेटेड इन बेनिफिशियरी बैंक्स कंट्री। तो एसबीआई हो गया इशूइंग बैंक, वो क्या करेगा? एलसी इशू करेगा किसको? एडवाइजिंग बैंक को, यानी बैंक ऑफ लंदन को, जो कि कहाँ लोकेटेड है? जहां स्नेहा रहती है, लंदन। एडवाइजिंग बैंक जो है वो एडवाइस करेगा एलसी टू द बेनिफिशियरी, यानी वो किसको देगा? यानी बैंक ऑफ लंदन किसको देगा? स्नेहा को। बेनिफिशियरी को जब वो एलसी मिल जाएगा तो वो गुड्स को डिस्पैच कर देगा। बेनिफिशियरी हैंड ओवर द डॉक्यूमेंट टू एडवाइजिंग बैंक। गुड्स को डिस्पैच करके स्नेहा क्या करेगी? यानी स्नेहा बेनिफिशियरी है, वो क्या करेगी? एडवाइजिंग बैंक यानी बैंक ऑफ लंदन को सारा डॉक्यूमेंट दे देगी। और बैंक ऑफ लंदन किसको फॉरवर्ड कर देगा? वो इंडिया वाले इशूइंग बैंक को। जब इंडिया वाले इशूइंग बैंक को डॉक्यूमेंट मिल जाएगा तब वो पेमेंट को क्लियर करवा देगा। और वो डॉक्यूमेंट क्या है? जनरली शिपिंग बिल, इनवॉइस, ये सब। तो एलसी का देखो एडवांटेज क्या है? यहाँ पे पेमेंट का एश्योरेंस है कि पैसा डूबेगा नहीं, रिस्क को कम करता है, प्रोसेस को स्पीड कर देता है, और डॉलर पाउंड का भी जो रिस्क है, क्योंकि जब एलसी इशू होता है तो डॉलर पाउंड का रेट क्या होगा, फॉरेक्स रेट क्या होगा, वो सब फाइनलाइज हो जाता है। तो वो भी फायदेमंद बात है। अच्छा, स्नेहा को पैसा किसके करेंसी में मिलेगा? उसको अपनी देश के करेंसी में मिलेगा। और नीरज एसबीआई को किस करेंसी में पेमेंट करेगा? रुपीज में पेमेंट करेगा। तो करेंसी को लेके भी कोई झमेला होने का डर नहीं है। तो डिफरेंट पेमेंट स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आखिरी टॉपिक है ये इस चैप्टर का। डिफरेंट पेमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एलसी। एलसी का पेमेंट स्ट्रक्चर कितना है? एक होता है साइट क्रेडिट, मतलब पेमेंट टू बेनिफिशियरी ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जब डॉक्यूमेंट दिखाया जाएगा, साइट मतलब दिखाना। एक होता है एक्सेप्टेंस क्रेडिट, मतलब बेनिफिशियरी ड्रॉज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन इशूइंग बैंक एंड अलाउ सम टाइम फॉर एक्सेप्टेंस। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं और कुछ टाइम मिल जाता है पेमेंट करने का। तो साइट में तुरंत पेमेंट है, यहाँ पे थोड़ा टाइम मिल जाता है। डेफर्ड क्रेडिट इन सेम, इट इज सेम एज एक्सेप्टेंस क्रेडिट एक्सेप्ट देयर इज नो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक्सेप्टेंस क्रेडिट और डेफर्ड क्रेडिट सेम ही है, थोड़ा टाइम मिल जाता है पेमेंट करने का, बट एक्सेप्टेंस क्रेडिट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होता है और डेफर्ड क्रेडिट में नहीं होता है। बैक टू बैक क्रेडिट, एक्सपोर्टर रिसीव्स अ क्रेडिट फ्रॉम हिज बायर, he passes goods from other supportive supplier on credit। एक्सपोर्टर जो है उसको गुड्स मिल जाता है उधार में फ्रॉम हिज बायर, ही प्रेजेंट गुड्स फ्रॉम अदर सप्लायर ऑन क्रेडिट। और फिर वो यहाँ पे देखो, हमको तुमसे उधार में पैसा मिल गया, फिर हम यहाँ पे सामान खरीदा उधार में और तुमको भेजा और इसको पेमेंट कर दिया। रिवॉल्विंग क्रेडिट, क्रेडिट फ्रॉम सीरीज ऑफ रेगुलर ट्रांजेक्शन, जो लगातार बार बार एक काम खत्म फिर नया क्रेडिट, एक काम खत्म फिर नया क्रेडिट, उसको बोलते हैं रिवॉल्विंग क्रेडिट। स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट इशूड फ्रॉम अ पर्टिकुलर अमाउंट एंड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, बेनिफिशियरी डज नॉट सबमिट डॉक्यूमेंट टू बैंक। देखो अपने पढ़े थे ना एलसी में, डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है बैंक को। स्नेहा अपने बैंक को पेपर देगी और उसका बैंक मेरे बैंक को पेपर भेजेगा, तभी पेमेंट क्लियर होगा। लेकिन जहाँ स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट हो वहाँ पे पहले पैसा डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करना जरूरी नहीं है, बिना डॉक्यूमेंट ट्रांसफर के भी पैसा मिल जाएगा। हम बोला था ना कुछ डॉक्यूमेंट जमा देना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट? कमर्शियल इनवॉइस यानी बिल का कॉपी, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लैडिंग, वहां का जो शिपिंग ऑफिसर होता है उसका पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, किस देश से ये गुड्स निकला है उसका प्रूफ, गुड्स का इंस्पेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है उसका प्रूफ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉपी और इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट। ये सब रिया स्नेहा बैंक ऑफ लंदन को देगी, बैंक ऑफ लंदन यहाँ के बैंक को भेजेगा। इसके ऊपर कौन कौन से एक्ट का नियम एप्लीकेबल है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का सारा नियम चलेगा,
फेमा एक्ट यानी फॉरेन एक्सचेंज का सारा रूल, सेंट्रल बैंक का जितना भी नियम है सब फॉलो करना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस ऑफ डीजीएफटी बोल के एक डिपार्टमेंट होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उसका सारा नियम फॉलो करना पड़ेगा। अब ये जो टॉपिक है ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछता। इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड, सॉरी ये पूछता है इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट पूल्स द मनी ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट इन वेराइटी ऑफ सिक्योरिटीज। ये प्रोफेशनली हैंडल होता है। सर है क्या म्यूचुअल फंड? देखो, स्नेहा के पास 1000 रुपये है, आदित्य के पास 1000 रुपये है, रिया के पास 1000 रुपये है, तीनों अलग अलग शेयर खरीदते अगर, तो क्या बहुत सारा शेयर खरीद पाते? आखिरी 10 मिनट का क्लास है, एक्टिव हो जाओ। अगर तीनों अलग अलग शेयर खरीदते, 1000 रुपये अपनी जेब में लेके जाके, क्या बहुत सारा शेयर खरीद पाते? नहीं। नहीं खरीद पाते। लेकिन अगर ऐसे लाखों लोगों का पैसा 1000 रुपया एक जगह जमा कर लिया जाए और फिर उसको शेयर मार्केट में अलग अलग, कभी थोड़ा शेयर बैंक का शेयर में, थोड़ा पैसा मेडिकल का शेयर में, अलग अलग कंपनी में लगाया जा सके, क्या ये पॉसिबल है? ऐसे 1 लाख लोगों का 1000 रुपया जमा किया जाए और फिर इन्वेस्ट किया जाए बहुत सारे शेयर में, इसी टाइप को बोलते हैं म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड कंपनी यही करता है, बहुत सारा पैसा एक जगह जुगाड़ता है और उसको जमा कर देता है। ये लोग प्रोफेशनली काम हैंडल करते हैं, तो यही है म्यूचुअल फंड। इंश्योरेंस तुमको पता ही है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस होता है। बैंक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है, वेरियस कंपनीज का बैंक भी सेल करता है। बैंक बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज का LIC बैंक भी बेचता है बैठ के, क्योंकि बैंक के पास कस्टमर लंबा चौड़ा है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस क्या हुआ? जनरल इंश्योरेंस जैसे फायर इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। बैंक ये पॉलिसीज भी बेचता है बहुत सारे कंपनीज का। एडवांटेज ऑफ सेलिंग थर्ड पार्टी, बैंक खुद का नहीं है, अपना इंश्योरेंस नहीं बेच रहा है बैंक का खुद का कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। बैंक तो LIC का इंश्योरेंस बिकवा रहे हैं, बैंक तो HDFC एग्रो का म्यूचुअल इंश्योरेंस बिकवा रहे हैं। तो बैंक अलग अलग थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस बिकवाता है। इससे बैंक का क्या फायदा? बैंक को प्रॉफिट मिलता है, ये लेस रिस्की होता है, फी बेस काम होता है, बैंक को फीस मिलेगा, बैंक बिकवाएगा, और नया नया प्रोडक्ट भी डेवलप होता है मार्केट में। डिसएडवांटेज क्या है? बैंक अपना काम पे ध्यान नहीं देके ये सब काम में ध्यान देने लग जाते हैं। बैंक के आदमियों को पूरा क्लियर नॉलेज होता नहीं है इंश्योरेंस का, कस्टमर को बेवकूफ बना देते हैं, कई बार फ्रॉड भी हो जाते हैं। अनसर्टेन होता है स्टाफ बहुत ज्यादा, बैंक ज्यादा स्टाफ ज्यादा ट्रेनिंग नहीं पाता, तो कुछ भी झूठ मूठ बेल के बेच देता है। लेकिन बैंक का इनकम क्या है इसमें? बैंक को अपफ्रंट कमीशन मिल जाता है। इंश्योरेंस बिकवाया तुरंत बैंक को कमीशन मिला, 0.4% से 1% तक का कमीशन होता है। इतना बात लिख दोगे बहुत है। नहीं, यहाँ पे काम का बात, अगर बैंक किसी का इंश्योरेंस बिकवाता है ना, तो पहला साल फर्स्ट ईयर में उसको 40% तक कमीशन मिलता है, और अगले साल से 7.5%, और उसके बाद से 5% करके। तो बैंक अगर किसी और का इंश्योरेंस बिकवाता है तो बैंक को बहुत कमीशन मिलता है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हम पहले भी बोला था आपके एग्जाम में काम का नहीं है, नॉट सो इम्पोर्टेंट इन थ्योरी एग्जाम, क्योंकि लिखा हुआ है आपके नोट्स में। एक कार्ड इशू होता है बैंक के थ्रू, जो कि जिसके पास वो कार्ड होता है, जो उसका कार्ड का होल्डर होता है, उसको गुड्स खरीदने और सर्विस खरीदने में वो कार्ड यूज करने मिलता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, 2 कार्ड होता है। इनका क्रेडिट कार्ड का फायदा क्या है? तुमको इससे मार्केट का डिमांड बढ़ता है, जेब में पैसा नहीं है फिर भी उधार में सामान खरीद पाया। फास्ट प्रोसेसिंग होता है, क्विक पेमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट के लोगों को, ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में हेल्प करता है। डेबिट कार्ड का फायदा क्या है? ये लेना बहुत आसान है, कन्वीनियंट है और सेफ है। बैंक ना ब्रोकरेज का भी काम करता है, मतलब शेयर खरीदने बेचने में हेल्प करना, डीमेट अकाउंट खोलने में भी हेल्प करता है। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बैंक क्या बिकवाता है? इक्विटी शेयर, डिबेंचर, करेंसीज, ये सब बिकवाता है बैंक। फुल सर्विस ब्रोकर, बैंक फुल सर्विस ब्रोकर यानी बैंक पूरी तरीके से भी ये काम करता है। डिस्काउंट ब्रोकर मतलब मिडिल मैन की तरह भी काम करता है।
डीमेट अकाउंट बैंक में खोल सकते हो आप डिपॉजिटरी की तरह, लेकिन इसका नुकसान क्या है, बैंक इसमें काम में ज़्यादा स्टाफ रखता नहीं है, कई बार फेक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, कई बार ट्रांसफर में डिले हो जाता है, इसीलिए लोग बोलते हैं बैंक के पास जाके मत खोलो, कोई जो डायरेक्ट ब्रोकर है उसी के पास जाके खोलो। 2 टाइप का डिपॉजिटरी है इंडिया में, एनएसडीएल और सीडीएसएल। बैंक भी इन्हीं का काम करता है, एनएसडीएल और सीडीएसएल का। ये ऑनलाइन होता है, फास्ट होता है बहुत ज़्यादा। ये सब एग्जाम में पूछता नहीं है, बट हम जस्ट लिख दिया खाली होता क्या। तो ये था आपका पहला 2